हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.7 हेलोजेंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हेलोजेन जो है वो ग्रुप 7A या फिर ग्रुप 17 भी कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। ये वाले ग्रुप 7 है, ऊपर आप पीरियोडिक टेबल में देखें 7A भी लिखा हुआ है और उसके ऊपर टॉप में 17 भी लिखा हुआ है। तो ये जो एलिमेंट्स है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दीज आर नाउन एज हेलोजेंस। ठीक है, अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम हेलोजेंस क्यों कहते हैं। हेलोजेंस में टू वर्ड्स है, हेलो एंड जेंस। हेलो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। तो हेलोजेंस ऐसे एलिमेंट्स है जो सॉल्ट्स को बनाते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो द एलिमेंट इन ग्रुप 17 और ग्रुप 7 आर कॉल्ड हेलोजेंस। इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। The name halogen is derived from the Greek word, एक ग्रीक वर्ड से निकला है हेलस, मीनिंग सॉल्ट। इसका हेलस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। एंड जेन, जेन की मीनिंग क्या होगा, फॉर्मर, बनाने वाला। हेलोजेंस का मतलब हो गया सॉल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स। All halogens are reactive non-metals and exist as diatomic molecules। जितने भी हेलोजेंस हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं ये सारे। पहली बात तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स है। मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क होता है, जिन सब्सटेंसेस में से, जिन चीजों में से हीट गुजर सके या करंट गुजर सके उनको मेटल्स कहते हैं, जिनमें से नहीं गुजरता उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जनरल जो टॉप जो है आप समझ लें, ऊपर ऊपर से अगर हम बात करें, मोटी मोटी अगर बात करें तो वो ये प्रॉपर्टीज है। रिएक्टिव नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज इनके आउटर मोशन में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 7 है के जितने भी एलिमेंट्स है, क्योंकि ग्रुप 7 है ना, जो ग्रुप होता है उतने आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 7 है तो आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इजीली ये किसी से भी रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिव एंड एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये जो है डाई का मतलब होता है टू, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये अगर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, मान लीजिए क्लोरीन, कैसे ही क्लोरीन का आउटर मोस्ट के मैंने सिर्फ एटम बनाया, इलेक्ट्रॉन्स बनाया 7। इसी तरह एक और क्लोरीन है, उसके भी आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पूरी दुनिया में एक ही क्लोरीन तो नहीं है ना, क्लोरीन के लाखों करोड़ों एटम्स हैं। अब ये एटम क्लोरीन का जब इस एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। दैट्स वाई अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा ना, ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देगा। इंस्टेड ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो ये जब शेयर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आगे आ गया, ये क्लोरीन अपनी जगह में, ये क्लोरीन अपनी जगह में। ये ऐसे हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। बाकी भी जो पहले वाले 6 इलेक्ट्रॉन से वो इस क्लोरीन के पास अपने, इस क्लोरीन के पास अपने। तो ये ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड कहलाता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन में, ये सिंगल लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये दोनों मिले, बॉन्ड बना, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर या लूज करके, ये गेन करके, तो इसको हम बोलते हैं एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो डाई मतलब देखो ये दो एटम्स हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में Cl2। ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो हेलोजन है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में, इस तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल में F2, ब्रोमीन, Br2 इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम अपीयरेंस ऑफ हेलोजेंस की बात करें कि हेलोजेंस दिखते कैसे हैं, तो दे ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक कलर्ड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अभी बात कर लिए डायटोमिक होते हैं और कलर्ड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं, इनके कलर होते हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये द कलर ऑफ हेलोजन बिकम्स डार्कर एज यू गो डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो हेलोजेंस के जो कलर्स हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो वो डार्कर होते जाते हैं, डार्क होते जाते हैं। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह वगैरह, जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनके जो कलर्स हैं वो डार्क होते जाएंगे। ठीक है, क्यों डार्क हो रहे हैं, बिकॉज स्टार्ट में जो है ना फ्लोरीन, क्लोरीन ये हमारे पास गैसेस हैं, फिर ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, एस्टाटीन सॉलिड है। तो हम गैस से बेसिकली लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, तो लिक्विड से हम सॉलिड की तरफ जा रहे हैं जैसे हम नीचे जा रहे हैं। तो आपको पता है गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, लिक्विड के उससे करीब, थोड़े थोड़े करीब करीब होते हैं।
सॉलिड के और ज्यादा करीब करीब पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, इनकी उससे कम है, इनकी सबसे कम है, इसी वजह से। और डेंसिटीज में भी फर्क आ जाता है, इसी वजह से इनके कलर में भी जैसे 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 हम नीचे आते हैं डार्क होते जाते हैं, डार्क हो रहे हैं, देखिए देखो दूर दूर है, लाइट ऐसे थोड़े से डार्क होगा, ये ज्यादा डार्क होगा, क्योंकि एटम्स बहुत ज्यादा करीब करीब है। 8 RTP, RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इस वक्त जैसे आप रूम में बैठे हुए उस वक्त क्या रूम का टेम्परेचर आप जो है ना थर्मोमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर चल रहा है, 25, 30, 35, 37 जो भी है। प्रेशर क्या चल रहा है, डिफरेंट एपरेटस के थ्रू सही प्रेशर भी पता चल जाता है, जैसे बैरोमीटर हो गया, सही है, उसके थ्रू प्रेशर पता चल जाता है। नॉर्मली 1 ATM होता है, हम कराची में तो कराची का 1 ATM है। तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्लोरीन हैव टू एग्जिस्ट एज पेल येलो गैस। फ्लोरीन जो है वो पेल येलो गैस है, पेल येलो गैस। फ्लोरीन का कलर क्या है, पेल येलो गैस, ठीक है। क्लोरीन जो है एस येलो ग्रीन गैस, ये थोड़ा सा येलो ग्रीनिश कलर का, येलो ग्रीन थोड़ा मिक्स करके जो कलर बनता है उसको येलो ग्रीन बोलेंगे। ब्रोमीन एस रेड ब्राउन लिक्विड। देखो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों गैसेस से ये लिक्विड है। रेड ब्राउन, रेड और ब्राउन को मिलाकर के जो कलर होगा उस तरह से रहेगा। एंड आयोडीन इज ग्रे ब्लैक सॉलिड। आयोडीन क्या है, सॉलिड फॉर्म में। कौन सी सॉलिड, ग्रे ब्लैक, ग्रे ब्लैक सॉलिड फॉर्म। आयोडीन इजीली टर्न इनटू अ डार्क पर्पल वेपर ऑन वार्मिंग। आयोडीन जो है वो डार्क पर्पल वेपर बन सकता है जब हम उसको गर्म करें, यानी है तो ये ग्रे ब्लैक, लेकिन जब हम उसको हीट अप करेंगे तो वो डार्क पर्पल कलर का बन जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम देखें हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट जो वैलेंस शेल होगा उसमें NH2 NP5, यानी जो लास्ट जो शेल होगा रिस्पेक्टिवली, लास्ट शेल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, थर्ड शेल भी हो सकता है, उसमें S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और P ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या है, दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं एक दफा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, सही है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। इसी तरह अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 35 है। अब अगर मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ओह्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होगा प्रिंसिपल में 1s फिर 2s, अब यहाँ पे अगर हम एरोज ड्रॉ करें तो फर्स्ट एरो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एरो, जो पहला एरो ये फील होता है, इसमें 1s लिखा होगा। अगर मैं फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करूं, फ्लोरीन की, तो 1s पहला सब शेल आ गया। एस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ज्यादा नहीं आ सकते, तो 1s2। इसी तरह ये एरो फिल हो गया, उसके बाद इस एरो की बारी, इस एरो में जो है वो 2s सब शेल है, 2s, एस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ज्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद ये थर्ड एरो की बारी आएगी, इसमें पहले 2p आ रहा है, फिर ये आ रहा है ऊपर से नीचे आता है, पहले हम 2p फिल करेंगे। पी में आपको पता है 6 आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम देख लें हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में जो है वो 2, 2, 2 + 2 कितने होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हमारे पास, 9 थे, 4 फिल कर लिए, 5 रह गए थे, तो पी में 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो हम 5 लिखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। अगर हम लास्ट वैलेंस शेल की बात करें तो हमारा सेकंड है, ये जो 2 है ना, ये n की जगह हमारा n नंबर, यानी 2 सेकंड शेल हमारा, सेकंड शेल, ये वाला शेल। इसमें 2 सब शेल है, s और p, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वैलेंस शेल आ गई, यही यही चीज हो गई, s2p5, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की करें, क्लोरीन का जो है वो 17 है, तो 1s2 पहला शेल, उसके बाद 2s2, ये तो ऐसे फिल होगा, 2p6, क्योंकि p में 6 तक आ सकते हैं, तो यहाँ तक फिल कर लिया हमने। उसके बाद 3s को हम फिल करेंगे, 3s, s में आपको पता है 2 आ सकते हैं, 3s, तो ये एरो भी फिल हो गया। अब इस एरो की बारी आएगी, फोर्थ वाले एरो की, इसमें पहले 3p है, 4s बाद में, तो पहले 3p फिल करेंगे, 3p, और आपको पता है p में 6 आ सकते हैं। हमारे पास है 17, 17 में से ये 2 + 2 4, और ये 10 हो गए, 10 और ये 2 कितने हो गए, 12। 17 से 12 हमने फिल कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा, 5 रहेगा, तो वो 5 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो बैलेंस शेल है क्लोरीन का वो थर्ड है, तीसरा नंबर, यानी तीसरा शेल, यानी क्लोरीन के एटम में 3 शेल्स आ जाते हैं। तो ये तीसरा जो शेल है बैलेंस शेल, 3, n की जगह में 3, यहाँ पे भी n की जगह में 3, 3, s2p5, s2p5 यही आ गई। तो आप ब्रोमीन की भी करके देख लें, किसी की भी करके देखेंगे, ओबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लास्ट में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये बच गई, तो ये क्लोरीन। इट मीन इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से ये 7 ग्रुप के मेंबर है।
अब 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो कंप्लीट होता है। इट मीन इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसी वजह से ये कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी डिनोट करते हैं चार्ज के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकलेगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, खैर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ये खुद बन जाते हैं आयन, नेगेटिव आयन। सही, क्योंकि पहले न्यूट्रल एटम था, आप एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे फ्लोरीन की बात है तो इसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। इस फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये बन जाएगा आयन। जब भी एटम न्यूट्रल स्टेट से हट जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनते हैं तो हम उसको आयन कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे जो है वो नेगेटिव है तो एन आयन, एन आयन, ये एन आयन कहलाएगा। सही है, और ये यूनिवेलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यूनिवेलेंट एट आयन, एन आयन कहलाएंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ हेलोजेंस, जब भी हम हेलोजेंस में नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। वाई? बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, हम रो से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, कि अगर किसी सब्सटेंस का मास बढ़ जाए, वॉल्यूम फिक्स ही रहे, तब डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, वॉल्यूम फिक्स और मास बढ़ जाए, सॉरी मास फिक्स तो वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो, बिकॉज मास जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो नीचे अपॉन में वैल्यूज होती है उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी कम हो, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, बढ़ रही है और ये कम होगी। सही है, इसी तरह मास डायरेक्टली एक के ऊपर है, डायरेक्टली का मतलब अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। इट मीन अगर किसी सब्सटेंस को, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसका, 3D में बात करें तो ये एरिया है, लेकिन 3D में एक फिक्स वॉल्यूम है इसका। अब ये वॉल्यूम इसका फिक्स है, ठीक है, इसका में मास, मास फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो 2 है और मास भी 2 है, तो मास 2 है, वॉल्यूम भी 2 है, 2 1 2 2 1 डेंसिटी आ गई। अब अगर वॉल्यूम यही हो 2 लेकिन मास बढ़ जाए 4 हो जाए, ये कैसे हो सकता है? आप जो है वो एक प्लास्टिक का जो है वो बॉक्स ले लें और एक आयरन का बॉक्स ले लें, सेम सेम साइज के। सही है, तो आयरन का जो बॉक्स होगा वो ज्यादा हैवी होगा, इट मीन इसमें मटेरियल ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो ज्यादा हैवी होगा तो मास ज्यादा निकल के आएगा। तो मान लो ये प्लास्टिक है, ये आयरन है, ठीक है, तो ये प्लास्टिक की डेंसिटी आ गई। अब आयरन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आयरन का मास 4 है, वॉल्यूम 2 है, डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर हम रखें तो मास जो है वो 4 है और वॉल्यूम जो है वो 2 है, तो 2 1 2 2 2 4 2 डेंसिटी, तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मास के बढ़ने से 2 से 4 होने से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है 1 से 2। सही है, और इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएं और मास को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम बढ़ेगा, मास कांस्टेंट होगा। मान लो दोनों हमारे पास जो है वो प्लास्टिक के, प्लास्टिक का, इसका जो मास है वो 2 है, वॉल्यूम जो है वो 2 है। सही, तो मास 2, वॉल्यूम 2, प्लास्टिक की डेंसिटी आ गई 1। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और मास वही रहने देते हैं, मास 2 है, वॉल्यूम जो है वो 4 हो गया। मास वही कैसे हो गया, मान लो प्लास्टिक हमने खींच करके इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मास तो अब भी वही रहेगा। ठीक है, मास 2 है तो मास जो है वो 2 है, वॉल्यूम हमने बढ़ा करके 4 कर दिया, तो 2 1 2 2 2 4 1/2 यानी 0.5, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही, अब अगर दोनों साथ बढ़े, मास भी बढ़े वॉल्यूम भी बढ़े, तो डेंसिटी सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल मास बढ़े, मास जो है ना वो 2 था, 2 से 4 हो गया मास, वॉल्यूम 2 था, 2 से 4 हो गया, यानी हमने क्या किया, मास भी बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। पहले हमारे पास आयरन का इतना पीस है जिसका मास 2, वॉल्यूम 2, फिर हमने आयरन का बड़ा पीस ले लिया जिसका जो है वो मास 4 और वॉल्यूम भी 4, बड़ा पीस ले लिया, तो 4 से 4 कैंसिल 1, तब भी 1 ही आंसर आएगा कि मास के बढ़ने से और साथ साथ वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन्स की बात करें तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लें। एज यू गो डाउन द ग्रुप ऑफ हेलोजेंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जब भी हम फ्लोरीन के ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज स्टार्ट में गैसेस है, फिर लिक्विड है, सॉलिड। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, दूर दूर होते हैं, तो इनके बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस से अगर हम कंपेयर करें तो इसके मॉलिक्यूल थोड़े करीब करीब होते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल से ज्यादा है। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो और ज्यादा करीब करीब है,
लिक्विड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है और इनकी स्टेट्स भी चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड से सॉलिड, सही। एंड द डेंसिटी ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस, इसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ रही है। देखो स्टार्ट में देखो मॉलिक्यूल दूर दूर है, वॉल्यूम फिक्स है, मान लो फिक्स वॉल्यूम पे मास कम है, नंबर ऑफ एटम्स कम है, यानी वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन मास कम है। यहाँ पे देखो मास ज्यादा आ गया तो मास के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे मास और ज्यादा हो गया तो मास के बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो मास इंक्रीज हो रहा है, मास बढ़ रहा है। वैसे भी फ्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर है वो 9 है, इसका जो है वो 17 है, इसका जो है वो 35 है। आयोडीन का देख लेते हैं, आयोडीन का 53 है, ठीक है। तो इनके मासेस जो है वो जैसे हम नीचे इंक्रीज हो रहा है, मास बढ़ा मतलब इनका ये मास वाला बोलिए, एटॉमिक मास बढ़ा मतलब मास बढ़ रहा है, तो मास के बढ़ने से आपको होता है डेंसिटी इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई जब हम नीचे आते हैं डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब आपका सवाल होगा मास बढ़ा लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, बिकॉज फ्लोरीन के पास जो है वो 2 सब शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। फ्लोरीन के पास 3 होते हैं, ब्रोमीन के पास 4 होते हैं, इसी तरह नीचे आएंगे आयोडीन के पास 5 होंगे। तो जिससे हम नीचे आ रहे हैं वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, मास और वॉल्यूम जब साथ बढ़े, मास और वॉल्यूम डेंसिटी सेम रहती है, मास और वॉल्यूम जब साथ बढ़े 2 2 फिर मास बढ़ गया 4, वॉल्यूम भी बढ़ गया 4, तो डेंसिटी सेम रहनी चाहिए। डेंसिटी बढ़ क्यों रही है, बिकॉज जिस रिस्पेक्ट में मास वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे ज्यादा मास बढ़ रहा है, मास ज्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम इस रिस्पेक्ट में थोड़ा कम बढ़ रहा है। फिर भी मास ज्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा कम बढ़ रहा है मास के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे जो हमने डेंसिटीज ली है हैलोजेंस वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिए, ये यूनिट है डेंसिटी का, स्मॉलर यूनिट है, सही। वैसे केजी पर मीटर क्यूब भी होता है, केजी पर मीटर क्यूब में भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 825 सेल्सियस 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये डेंसिटीज आपको मिलेंगी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की, अगर आप निकालोगे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, तो ये डेंसिटीज हैं। तो डेंसिटीज देखिए जैसे हम नीचे आ डेंसिटीज इंक्रीज होते जा रही है।